पानी की ग्लास लगाओ। अरे उनको करा दीजिए ना। अरे ठीक है, लोग चाहिए नहीं लोग सरकार कोई ना जी सुनो, इधर आओ। अंदर कहाँ ले जा रहे हो? बाहर ले जाओ, सब लाओ, बाहर लाओ। नाश्ता इधर दे दीजिए ना किसी राम स्वरूप जी के बीच स्मृति न्यास की तरफ से प्रबंधक न्यासी राम स्वरूप स्मृति न्यास की प्रबंधक न्यासी प्रोफेसर सुंदरता के स्वामी जी को अरे हमको कहने लगे क्या करते हैं मुझे से हम तो हमने और श्री उमेश राय हम तो आपके हैं अपनों का स्वागत अपने घर में देश को चला रहा हूँ अर्पण हो गए जिसकी सुबह से चर्चा हो रही है और जो मैंने और प्रोफेसर केडीए ने लिखा है 1000 वर्षों की पराधीनता एक औपनिवेशिक भ्रमजाल शुद्धे मन मन मित्रों, अब मैं प्रोफेसर कुसुमलता के लिए जिसे अनुरोध करूंगा कि वे कुछ शब्द इस पुस्तक के विषय में कहें क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही ये पुस्तक लिखी गई है और इसके लिए उन्होंने मुझे काफी डांटा भी बीच में 2004 में माया शंकर तिवारी जी उपस्थित थे। वो काशी के एक सिद्ध पुरुष के यहाँ
बहुत परेशानियों में थी, उलझनों में थी। तो सिद्ध पुरुष यहाँ हम दोनों को ले गए थे मुकदमे को लेकर, और उन्होंने आंख बंद किया और कहा कि कल मुकदमे में कुछ नहीं होगा, कागज जमा होगा। तो हम लोगों को लगा ऐसे ही है, कल तो फैसला आना है। और उस दिन एक बक्सा कागज जमा हुआ। तो फिर 8-10 दिन बाद स्वाभाविक है अपनी अपनी कुंडली लेके पहुंच गए कि अब हमारे बारे में भी बताइए। तो उन्होंने फिर जो कहा, तो सुनने में तो मीठी बात अच्छी लगती है, लेकिन इतनी बुद्धि शेष थी कि अपने औकात का ज्ञान था। वो कुछ बृहस्पति का और सब देख के बोले कि आप लोगों के द्वारा बड़ा काम होगा। उसके पहले इसके बाद 2005 में एक और ज्योतिषी ने पंकज जी को कहा था कि इनको अमृतत्व योग है और बड़ा काम क्या होगा। मेरे धुन चढ़ी थी काशी छोड़ के हिमालय पहाड़ में 1.5 कमरे का घर बना के मैं रहूं, पढ़ूं और घूमूं। तो उन्होंने कहा सदा भीड़ में रहेंगे और काम जो बड़ा होगा उसमें उन्होंने नाम लिया था मालवीय जी का, महामना मदन मोहन मालवीय जी का। वैसा कोई काम होगा। तो मुझे लगा ठीक ही है, सूर्य भगवान ही हैं आकाश में, तो भुंगे भी कुछ उड़ेंगे। मालवीय जी के सामने अपनी औकात भुंगो जैसी तो कुछ है नहीं। मुझे तब नहीं पता था कि महामना मदन मोहन मालवीय जी के 150वीं जयंती पर उनके अत्यंत यशस्वी और योग्य सुपौत्र और हमारे संस्थान के अध्यक्ष जी के हाथों से उस पुस्तक का लोकार्पण होगा, जो पुस्तक मेरे गुरु राम स्वरूप जी ने लक्ष्य लिया था कि गीता प्रेस की तरह घर घर में भारत के सत्य, भारत के पराक्रम, भारत के बल, भारत के बुद्धि, भारत के वीर्य की गाथाएं घर घर में ह्यूमैनिटीज में पहुंचा दो। तो सब सुनने में अच्छा लगता है कि आप भी राजा विक्रमादित्य हो जाओगे, लेकिन मन में कोई भरोसा कभी नहीं होता है। मुझे नहीं पता था कि मालवीय जी कोई ऐसा काम स्वयं कराएंगे। तो यह पुस्तक समर्पित है श्री चरणों में अपने उन अतुलनीय पूर्वजों के, जिनके प्रचंड पराक्रम, अद्भुत बुद्धिबल, विलक्षण कूटनीति, तेजस्वी आक्रामकता ने बारंबार आसुरी प्रवाहों को हतबल किया, वशवर्ती किया और अपने वंशजों को सनातन हिंदू धर्म में निरंतर अवगाहन कर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का साहस दिया, बल दिया, अवसर दिए। हम लोग, मैं और मुझे लगता है आप सब लोग, जब से स्कूल कॉलेज में पढ़ने गए, बड़े हुए, समाज में विचरण करने लगे, तो दोनों शक्तियों को, राष्ट्रद्रोही शक्तियां, जड़ से उखड़ी हुई शक्तियां और राष्ट्रभक्त शक्तियां एक ही विषय पर विचार कर रही थी। हम क्यों गुलाम हुए, हम लगातार गुलामी के जंजीरों में क्यों जकड़े गए। ठीक है, सोने की चिड़िया हम थे, हम पर निरंतर आक्रमण क्यों हुए, विदेशियों से कभी हम सामना नहीं कर पाए। ठीक है, थे महाराणा प्रताप, थे शिवाजी महाराज, थी लक्ष्मीबाई, लेकिन हम हारे क्यों। और उसके बाद हिंदू समाज के चरित्र, उसके संगठन कौशल, उसके बल का परीक्षण होता है, और यह समस्त परीक्षण होता है पिछले 150 साल में यूरोप, खास करके इंग्लैंड और बाद में अमेरिका में उपजी उस बौद्धिक पैराडाइम के भीतर, उस बौद्धिकता के भीतर जो मूलतः ईसाइयत से प्रेरित है और उसी के वाकजाल को सेकुलर शब्दों में बखान करती है। तो बताती है कि हम लोग असंगठित थे, तो वो बताती है कि हमारे में उतनी युद्ध विद्या नहीं थी, तो वो बताती है कि हमारे यहाँ जाति प्रथा थी, तो वो बताती है कि हम लोग तो जरा फिलोसफर टाइप के थे, एवर्डली थे, आध्यात्मिक थे, वो भौतिक थे। पूर्व और पश्चिम कोई दो हैं, जिसमें पूर्वी लोगों का ऐसा स्वभाव है और पश्चिमी लोगों का ऐसा स्वभाव है। आप सबकी सुनी हुई बातें मैं बता रही हूँ।
हम लोगों को ये बताया जाता है कि हम अध्यात्म में ऊंचे थे, हमें विज्ञान में ऊंचा होना है। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि हमको मुसलमानों से बल सीखना है। तो ये बातें हम लगातार सुनते रहे। ये कम से कम मेरा विषय कभी नहीं था, मैं विकास अर्थशास्त्री थी। तो 2004 या 6 में 2004-5-6 में एक अत्यंत देशभक्त सन्यासी स्वामी सुबोध गिरी जी महाराज काशी पधारे और कोई हम लोगों की पुस्तक देख के पंकज जी से मिलने संस्थान में आए। वो घर में बाद में कई बार रहे, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे। तो उनकी एक ही चिंता और निरंतर दुख में डूबे हुए, उनकी अवस्था इस वक्त 54 साल। भारत कैसे पुनः तेजस्वी बने, बलशाली बने और ये सब हुआ, इससे कैसे मुक्ति मिली। तो मुझे उनकी बातें अजीब लगती थी, क्योंकि 30 साल से मैं दुनिया का, खास करके यूरोप का इतिहास पढ़ रही थी ये जानने के लिए कि भारत गरीब क्यों है। और मुझे ये पता था भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि कोई विदेशी आक्रमण होना संभव नहीं था। ये दूसरी बात जो मैं कह रही हूँ, 1947 के पहले भारत पर एक भी सफल विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। प्रातःकालीन सत्र में जो मैंने कहा, आक्रमण होने के लिए पड़ोसी देशों से या तो सेनाएं आनी चाहिए स्थल मार्ग से या जल मार्ग से। उत्तर में हमारे पड़ोसी हैं चीन और तिब्बत। जहाँ तक मेरी जानते हैं कि हमारा सांस्कृतिक एक्सपेंशन है दुनिया में, और सांस्कृतिक एक्सपेंशन के साथ हम सब लोगों को बौद्ध और जैन जातक कथाओं से पता है कि यहाँ हमारा बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ी मात्रा में हाई सीज ट्रेड हो रहा था। तो जहाँ समृद्धि है वहाँ पर बल होना अति आवश्यक है। और चोल और चालुक्यों का, पालों का अगर इतिहास हम पढ़ते हैं तो हमको पता है विराट सेनाएं नौकाओं में इस पूरे इलाके में गई। और ये सारे तथ्य यूरोप ने माने जब 1434 वास्को डी गामा और कोलंबस आए हैं 1498 और 94। जब 1434 में चीन से एक मंगोल जेंगहो हजारों जहाजों का बेड़ा लेके यूरोप तक जाता है टैक्स वसूलने के लिए। भारत में इसकी कोई चर्चा नहीं है। यूरोप और अमेरिका में 100 किताब आ चुकी है और सैकड़ों वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो जहाँ समृद्धि होता है वहाँ बल साथ साथ चलता है। तो पूरब भी हमारा अनुगत है, अनुयायी है, मित्र है। दक्षिण मैंने बताया श्रीलंका है। और मैंने कहा था कि विश्व त्रैलोक के विजयी रावण जब आता है भारत तो माता सीता को सन्यासी रूप में अपहरण करने कोई सेना लेके अयोध्या का या पंचवटी का विजय करने किसी कालखंड में नहीं आया। अब बात आई पश्चिम में हमारा पड़ोसी सदा से पारस रहा है, जिसको बाद में फारस कहा, जिसको उन्होंने स्वयं आर्यन और उन लोगों ने स्पेलिंग कर दिया ईरान। ये रहे और ये इन्होंने संपूर्ण ऐतिहासिक कालखंड में हम पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया। किसी को कहीं से किसी आक्रमण का पता चले तो वो बताए, और न किसी हमारे भूभाग को अपने वश में किया। अब इतनी मोटी बात कि चारों दिशाओं से आक्रमण होगा तो विदेशी आक्रमण और विदेशी पराधीनता और गुलामी की आवश्यक शर्तें हैं। कहीं से सेना आए, कोई राजा हो, कोई सेनाध्यक्ष हो, कोई राज्याध्यक्ष हो, आकर कोई एक साइजेबल पोर्शन को अपने वश में करे, यहाँ अपनी राजधानी बनाए और संपूर्ण भारत में विजय अभियान करे। जितना इतिहास हमने देखा और इसके लिए बाद में मंगवाया, एनसीईआरटी ने जो पुस्तकें छापी हैं कम्युनिस्ट लेखकों की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ाने वाली, उनमें किसी भी युद्ध आक्रमण का पड़ोसी देशों से एक भी जिक्र नहीं है। प्रोफेसर परमेश्वर पंकज जी, माननीय केडिया जी, हमारे
आदरणीय स्वामी जी एवं अन्य समस्त मान्य बंधुगण, हम सब हमारा परम सौभाग्य है काशी में आज महामना मदन मोहन मालवीय के जन्म तिथि के अवसर पर यह गोष्ठी या सेमिनार का आयोजन हो रहा है। और कहा जाता है कि यस्य पुत्र वेदरनास्य वाराणस्याम गतिर्, जहाँ जिसकी कहीं भी गति नहीं होती उसकी वाराणसी में आकर गति होती है। तो काशी आदिदेव महादेव की इस नगरी में यह जो समकालीन विश्व में भारत की भूमिका पर गोष्ठी रखी गई है, इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं छात्र था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज का मैं छात्र था, चिंतामणि एंग्लो बंगाली कॉलेज का भी रहा हूँ। नेहरू जी को मैं सुन रहा था सन 1962 के जनरल इलेक्शंस में काशी विद्यापीठ के प्रांगण में, और प्रेस गैलरी में ही बैठाया गया था। मैं छात्र था और मैं उस समय की अमृत बाजार पत्रिका के लिए स्ट्रिंगर का भी काम करता था। नेहरू जी के फ्लीटिंग थॉट्स मैंने सुने और उसका एक छोटा सा अंश मैं यहां देना चाहूंगा। नेहरू जी ने कहा, बनारस एक बहुत पुराना शहर है, हजारों 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 साल पुराना शहर है, और बनारस बहुत तरक्की कर गया है, बहुत ऊंची अट्टालिकाएं बन गई हैं। मैं पिछले बार कब आया था तो कोई चंद्रभान शर्मा जी थे, सिटी कांग्रेस के प्रेसिडेंट, अगर मेरी मेमोरी मेरे साथ है, तो उन्होंने कहा चुनाव के समय धीरे से, तो हंसी हुई कि हाँ चुनाव के समय ही आप आते हैं। फिर उन्होंने कहा मैं सारनाथ गया था, उन्होंने साहब आए थे, परमा के प्रधानमंत्री थे, और सारनाथ में बौद्धों का महासम्मेलन चल रहा था, तो वहां से वो पलटे सारनाथ। उन्होंने कहा कि सारनाथ गया था, अशोक एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़े दिल और दिमाग का आदमी था, वो तंगदिली की बातें नहीं करता था, वो फिर वो पलटी जमहूरियत, डेमोक्रेसी आ गया। इट वाज लाइक अ फ्लीटिंग बर्ड, इट वाज नॉट सस्टेनेबल ऑन ए पर्टिकुलर थॉट। हमारे भारत की जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो डे वन से हम अपने मार्ग से विचलित हो गए। जब द्वाइट आइजनहावर ने भारत को और तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को यह कहा कि आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनो, पराया चीन, जैसे पराया स्टेट चीन की आप हिमायत कर रहे हो, चीन को छोड़ो। नेहरू जी ने कहा नहीं, चीन को पहन लो। आज हमें कौन ब्लॉक कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में? चीन ब्लॉक कर रहा है। लश्कर-ए-तैयबा जो जमात-उद-दावा के नाम से काम कर रही है, जो शहीद हफीज मुंबई अटैक्स का 26/11 का मेन टॉर्चर है, हमारी बाह्य सुरक्षा अस्त व्यस्त हो गई। हम 5 आक्रमण झेल चुके हैं। 1947 में आजाद होते ही हमने आक्रमण झेला कबायलियों के रूप में। हमारी फौज खेलती चली जा रही थी पाकिस्तान को। 20 किलोमीटर मुजफ्फराबाद शेष रह गया था। हमने एक तरफा सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया। कोई आवश्यकता नहीं थी। A victorious army was stopped in its victory march. एक विजयी भारत की सेना को रोक दिया गया, कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशंस में कहा कि I am buffeted by the icy winds of Cold War, शीत युद्ध के विरुद्ध वो बोल रहे थे। Nor did I think, but he always gave the impression of bending down towards a particular block. तटस्थ होकर के तटस्थ मानव की भूमिका में रहना वैसा ही है जैसा धर्मनिरपेक्ष राज्य वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हो। भारत तटस्थ नहीं थे, इसलिए भारत की कठिनाइयां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसलिए बढ़ी कि हम तटस्थ नहीं थे। हमने तटस्थता का स्वांग किया और भुजबल के बिना, अर्थबल के बिना, सैन्य बल के बिना हम अपनी भूमिका नहीं निभा सकते।
मान और कालांतर में सॉवरेनिटी भी मान ली। 1954 में सुवरेनिटी मानी और भारत के अंदर चाइनीज इन्वेजन इनकर्जन शुरू हो गई। अक्षय में 90,000 किलोमीटर लेकर बैठा हुआ है चाइना हमारा। 1962 की वॉर हमें याद है। अभियान ग्रोइंग बर्निंग स्टूडेंट मीडिया नेहरू जी भाषण दे रहे हैं पार्लियामेंट में, अंग्रेजी में एक सेंटेंस बोल रहे हैं चीन के ऊपर। अटल जी अंग्रेजी में गुस्से में बोल पड़े, but what are you doing about the Chinese? They are massing the troops on the borders. सीमाओं पर चीन की फौजें आर्मी आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जो वॉर मांगर तुम युद्ध प्रिय हो, तुम नहीं जानते हो बम गिर जाएगा भोपाल पर तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। संस्कृतियों के विनाश का भय होता तो कृष्ण महाभारत नहीं कराए होते, फिर दुर्योधन का महाभारत रहता, पांडवों का महाभारत नहीं रहता। धर्म की रक्षा युद्ध आवश्यक है और युद्ध से भागने वाला राष्ट्र सदैव दास्तां और गुलामी की बेड़ियों में जाता रहा। 40 बिलियन एनुअल बजट हमारा डिफेंस का है, 80 बिलियन चाइना का है, 400 बिलियन अमेरिका का है। मास इंफ्लेक्शन कर रहा है चाइना, अपनी ही मिसाइल को 900 माइल अबाव शूट डाउन करके नीचे ले आता है, मिसाइल वॉरफेयर करता है। इंसल्टमेंट कर रहा है इंडिया के चारों तरफ से। श्रीलंका से शुरू करके बर्मा, मलेशिया, बांग्लादेश, मॉरिशस, चारों तरफ उसने अपने मॉनिटरिंग स्टेशन लगा रखे। हमारी मिसाइल इंडियन ओशन में हमारी मिसाइल की प्रगति क्या है, क्षेपणास्त्र उसको मॉनिटर कर रहा है। बर्मा जिसकी न्यूट्रलिटी गारंटी होनी चाहिए थी, पहली बार भारत में ओबामा के आने पर एक अच्छा स्टैंड लिया। मैं भारत सरकार की तारीफ करना चाहूंगा। जब तक ओबामा ने कहा बट इंडिया गेट्स शाय व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, इंडिया has talked about Burma. Why she is locked for years together? Very fine. We do agree. But here, Mr. Obama, do you talk to Pakistan that you are paying $7 billion to Pakistan for raising its army and you are seeking Indian market? हम आपके लिए बाजार है, पाकिस्तान आपका यार है। ऐसे नहीं चलता था। इंटरनेशनल रिलेशंस रेसिप्रोसिटी के बेसिस पर चलते हैं। आज की तारीख में जो स्थितियां हैं, ये जरा आज की तारीख में जो स्थितियां हैं वो हमारे समय से कहते हैं पहले घर में चिराग जलाकर तब मंदिर में चिराग जलाया जाता है। घर थोड़ा हमारा मामला है रोशनी, घर हमारा अंधेरे में पड़ा हुआ। हम बहुत कम समय लेंगे, हम वक्ता नहीं है। प्रोफेसर साहब का आदेश हुआ, मैं चला आया। मैं यात्रा के पक्ष में बहुत पहले था, आया हुआ था, यतीमन था, परंतु यात्रा करने से भागता हूँ। आपका आदेश हुआ, मैं चला आया। मैं 2-3 बातें यहाँ कहना चाहूँ बहुत ब्रीफली, जिसको बहुत पहले मैंने ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे सर ओलिवर कैरो। इन्होंने इनके अध्यक्षता में एक वाइसरॉय ने 1942 में स्टडी ग्रुप बनाया था सर। इसमें इन्होंने बड़ी खास बात कही थी, हम सब भारतीयों के लिए बहुत गौर करने की बात है। उन्होंने लिखा कि द डिफेंस ऑफ इंडिया हैज टू बी बेस्ड ऑन आउटर रिंग। भारत की सुरक्षा आउटर रिंग पर इसके जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस पर आधारित होनी चाहिए। क्या? दैट एक्सटेंड्स टू ईरान, तिब्बत, मलय एंड थाईलैंड, and an inner wall which includes Baluchistan, the northwest frontier province, Nepal, and the northeastern Gujarat. Northeastern Gujarat, to Nepal. Nepal पहले जो बोला जाता था, the 7 sister states हैं।
आगे लिखते हैं कैरोस की सोच क्या है, द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया इन द ईस्ट वॉज चाइना। ये कब लिखते हैं? 1942 में अपनी रिपोर्ट में।